गुड मॉर्निंग क्लास। जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा क्या, मिक्स्ड कनेक्शन, है ना। मिक्स्ड कनेक्शन, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमने डिस्कस किया था, है ना। तो इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस या उसके पहले वाले टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? नहीं, ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए एक वो और है, जो लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है ना उसमें लास्ट 10 या 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग नहीं आई है, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ, वो वहाँ पे मतलब ख़त्म हो गया था लेक्चर, जहाँ जितनी रिकॉर्डिंग नहीं है उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो गया है ना। तो एज सच कोई वो नहीं है कि कुछ आपका मिस हो रहा है, मिस तो नहीं हुआ है। वो लास्ट 10 या 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है उसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लास्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्लास्ट डिज़ाइन। ठीक है, क्या होता है ब्लास्ट डिज़ाइन? एनीवन, एनी आइडिया व्हाट इज ब्लास्ट डिज़ाइन? चलिए ठीक है, ब्लास्टिंग पैटर्न डिजाइन। ब्लास्टिंग पैटर्न, हाँ, ड्रिलिंग पैटर्न या ब्लास्टिंग पैटर्न। हाँ, ड्रिलिंग पैटर्न या ब्लास्टिंग पैटर्न। एक देखिए, ब्लास्ट डिज़ाइन में एक कोई सिंगल चीज़ नहीं है, इसके ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ब्लास्ट डिज़ाइन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना। जिसमें से आपने जो बोला ब्लास्ट क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग डिज़ाइन या वो ड्रिलिंग पैटर्न या बेंच डिज़ाइन जो भी है ना, वो एक पैटर्न है, ठीक है। इसके कई सारे पैटर्न्स होते हैं। ब्लास्ट डिज़ाइन मतलब क्या कि एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग अपना सेफ्टी, एफिशिएंसी और कॉस्ट बचा के एक पैटर्न डिफाइन करते हैं कि उस पैटर्न पे अगर हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे होंगे, उस डिज़ाइन से हम लोग अगर ब्लास्टिंग करेंगे किसी भी माइन में, है ना, एक सिग्निफिकेंट पैटर्न पे अगर हम लोग वर्किंग करेंगे तो वहाँ पे हमारा सेफ्टी भी रहेगा, ठीक है, सेफ्टी भी रहेगा, है ना, कॉस्ट भी सेव होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और हमारा एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगा, एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगा। एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए, सेफ्टी मैक्सिमम चाहिए और कॉस्ट मिनिमम चाहिए। इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो जिस ड्रिलिंग पैटर्न या ड्रिल डिज़ाइन में आएगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? ब्लास्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं ना। सबसे पहले हम ओपन कास्ट का देखते हैं, फिर हम लोग सिमिलरली अंडरग्राउंड का भी देखेंगे ना। ओपन कास्ट में ये पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका स्पेसिंग, स्पेसिंग, है ना। दूसरा होता है बर्डन, स्पेसिंग, बर्डन, है ना। पता है ना स्पेसिंग और बर्डन में ये क्या होता है? हाँ, ठीक। फिर उसके बाद आता है तीसरा जो होता है होल डायमीटर, होल डायमीटर। चौथा होता है होल डेप्थ, ड्रिल होल का डेप्थ, ठीक है, होल डेप्थ। फिर उसके बाद आता है बेंच हाइट, बेंच हाइट, है ना। उसके बाद आता है सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग। फिर उसके बाद आता है स्टेमिंग लेंथ,
इसके अलावा और कोई पॉइंट बचा है क्या? एनीवन, एनी आइडिया? एक आखिरी पॉइंट और लिख लीजिए, पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर। अब कुछ पॉइंट किसी को लगता है कि आप छूट रहा है इसमें ब्लास्ट डिजाइन के पैरामीटर्स में, तो बताइए आपको। एनीवन? ठीक है, ये पैरामीटर्स आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव भी होगा क्या? टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव हो सकता है, बट वो जनरली एक पाउडर फैक्टर में ये चीज़ कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि पाउडर फैक्टर में हम लोग एक्सप्लोसिव और जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा ओबी है या आउटपुट है, वो दोनों चीज़ें का वो लेते हैं। हेडिंग क्या लिखना है? ब्लास्टिंग पैरामीटर्स इन ओपन कास्ट माइंस। ब्लास्ट डिजाइन पैरामीटर्स इन ओपन कास्ट माइंस। ब्लास्ट डिजाइन पैरामीटर्स इन ओपन कास्ट माइंस। सबको एक्सप्लेन करना है? हाँ, सबको डेफिनेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे ताकि कुछ डाउट ना रह जाए। हाँ तो लिखाते चलो, क्या बार बार लिखेंगे? लिखाते चले, चलिए ठीक। सबसे पहले लिखिए बर्डन। बर्डन बर्डन में लिखिएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from the axis of a blast hole, from the axis of a blast hole, from the axis of a blast hole to the nearest, to the axis, AXIS. हाँ, axis of a blast hole, axis of a blast hole to the nearest free face, to the nearest free face at the time of detonation, nearest free face at the time of detonation, full stop, full stop। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। मैंने क्या बोला है कि ब्लास्ट होल से नियरेस्ट फ्री फेस का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है? बर्डन, है ना। तो ये हमारा मान लीजिए कोई फेस है ना, जहाँ पे ब्लास्टिंग होनी है ना। एक ड्रिल होल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा आपका? बर्डन, है ना। सिमिलरली दिस साइड। पॉइंट क्लियर है? फ्री फेस का है किसी भी साइड मान लीजिए, अगर इस साइड फ्री फेस लेंगे तो ये वाला बर्डन कहलाएगा। अगर इस साइड फ्री फेस होगा तो ये वाला बर्डन कहलाएगा। जिस भी साइड हमारा फ्री फेस हो। नहीं बोलती है, ऐसा लग रहा है। क्यों? वो तो वो है ना स्पेसिंग जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट होल्स होता है, यानी इन दोनों होल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्पेसिंग होता है। हाँ,
जिस भी साइड फ्री फेस होगा उस साइड का जो फ्री फेस से फर्स्ट होल का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज बर्डन। ठीक है। अच्छा, अब बर्डन कैसे हमारे ब्लास्ट डिजाइन को इंपैक्ट कर सकता है इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट ले सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया ना, फ्री फेस से फर्स्ट होल का डिस्टेंस बर्डन है, इसको इसमें किसी कोई डाउट है अभी? एनीवन, एनी डाउट? नहीं। ठीक। बर्डन अब देखिए क्या हो सकता है, बर्डन या तो एक्यूरेट हो, जितना चाहिए उतना ही हो, या फिर उससे कम हो। तो बर्डन या तो लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है ना, लो हो सकता है और हाई हो सकता है। अब इन 2 केसेस पे बात हो सकती है। इसके अलावा कोई तीसरा केस हो सकता है क्या एनीवन? इसके अलावा कोई तीसरा केस हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, अब पहला केस डिस्कस करते हैं कि अगर बर्डन लो है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए बर्डन जितना चाहिए उससे थोड़ा कम है ना, या बहुत कम है, तो क्या केस बनेगा, मतलब हमारा ब्लास्टिंग कैसे इंपैक्ट होगा, व्हाई? हमारे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैंने बर्डन को कम रखा और ब्लास्टिंग कराया तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है उसमें क्या चेंजेस आएंगे? फ्रेगमेंटेशन में चेंजेस आएगा। ठीक है, मे भी शेप में आ जाए। शेप में आ जाए, ठीक है। और देखिए जो आपने कहा वो बिल्कुल करेक्ट है, फ्रेगमेंटेशन में चेंजेस आएंगे, है ना। फ्रेगमेंटेशन जो है बहुत स्मॉल हो जाएगा, बिकॉज कि क्या होता है, जो एक्सप्लोसिव है उसके फोड़ने का क्राइटेरिया तो फिक्स है कि अगर ये ड्रिल होल है ना, फॉर एग्जांपल कंसिडर का इसका अगर जो हमारा वो क्राइटेरिया है इतना एरिया उसको ब्लास्ट कराना है, ठीक है। हर ड्रिल होल पे एरिया फिक्स होता है कि इतने एरिया के आसपास वो लगभग ब्लास्ट कराएगा। तो इसका एरिया मान लीजिए इतना है। अब हमने बर्डन इतना रखा तो ठीक था थोड़ा, बट हमने क्या किया, बर्डन को ही रिड्यूस कर दिया। हमने बर्डन ही इतना रखा है कि वो उसके रेंज के मतलब बाहर जा रहा है ना। मान लीजिए ये एक्सप्लोसिव का रेंज है ना, तो अगर आप यहां से बर्डन रखेंगे तो तब तो ठीक है, ये फ्री फेस है और यहां से आपने ड्रिल होल किया, ये लगभग एक्यूरेट है। बट आपने क्या किया कि अगर एक्सप्लोसिव का रेंज ये है और आपने फ्री फेस ही यहां से, आपका फ्री फेस ही यहां से चालू हो रहा है, मतलब ड्रिल होल का जो एरिया है वो आपके फ्री फेस के और बाहर तक जा रहा है। तो यहाँ पे जो इस साइड यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन होना है ना वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगा, है ना। जितना रिक्वायर्ड है उससे भी छोटा आपको आउटपुट मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या किसी को? एक्सप्लोसिव एनर्जी वेस्ट होगी। हाँ, एक्सप्लोसिव एनर्जी भी वेस्ट होगी, वेरी गुड, ये सेकंड पॉइंट भी है। तो एक तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बताइए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट वही आपने भी जो बोला, एक्सप्लोसिव एनर्जी वेस्ट होगी, मतलब एक्सप्लोसिव जितना वर्क कर सकता था उससे कम वर्क करेगा, यानी कि एक्सप्लोसिव जो है अंडर परफॉर्म करेगा। एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस इज अंडररेटेड, एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस इज अंडररेटेड। ये सब आप लिखाएंगे या हम लिखते जाएं? लिखा देते हैं, उसको लिखा देते हैं, ठीक है। ये 2 केस हो गए। अब दूसरा वाला केस डिस्कस करते हैं। अगर हमने बर्डन हाई रखा है ना तो क्या केस हो। अच्छा, इसमें एक केस और बनता है ना, कि जो आपने ब्लोन आउट या ब्लोन थ्रू शॉट वाला केस सुना होगा वो वाला भी बन सकता है। अगर मान लीजिए लेट्स से आपका ड्रिल होल जो है, ये मान लीजिए ड्रिल होल है ना, ये ड्रिल होल का एरिया है, ये ड्रिल होल है और आपका फ्री फेस यहीं से है। तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है एक्सप्लोसिव पूरा पूरा साइड से ही बाहर आ जाए, है ना। एक केस ये भी बनता है कि मिस फायर शॉट, या मिस फायर तो नहीं बोलेंगे, वो ब्लास्ट तो होगा, बट हाँ ब्लोन थ्रू या ब्लोन आउट शॉट वाला केस जरूर होता है कि आपका जो है एक्सप्लोसिव का पूरा पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाए, वो वर्क ना करे।
है ना। मिसफायर शॉट वाला तो नहीं होगा, हाँ क्या बोलते हैं, ब्लोन आउट या ब्लोन थ्रू शॉट वाला केस बनता है यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अगर हमने दूसरा वाला केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमने बर्डन बहुत ज्यादा रखा तो उसमें क्या होगा, जो हमारा ओवर बर्डन है या जो रॉक है वो अनब्रोकन रह जाएगा। ठीक है, अगर एक्सप्लोसिव जो है, मान लीजिए ये यहाँ पे ड्रिल होल है, ये एक्सप्लोसिव का रेंज है, तो बर्डन यहाँ से कहीं से डिफाइन कर रहे हैं आप, है ना। तो क्या होगा, ये रॉक जो है ना अनब्रोकन रह जाएगा, है ना। अगर बर्डन हमने थोड़ा ज्यादा रखा तो रॉक क्या है, अनब्रोकन रह जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ ठीक, चलिए अब इसका जो बर्डन का जो सिग्निफिकेंस है वो लिखिए, उसको लिखवाते हैं। क्या हेडिंग क्या बोल रहे हैं? बर्डन का क्या सिग्निफिकेंस है वो लिखवाते हैं, लिखिए। बर्डन लिखा होगा डेफिनेशन, उसके नीचे उसका लिखिए सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसमें लिखिएगा a burden sorry if a burden, so इसमें लिखिए if a burden is too large, if a burden is too large, if a burden is too large, it will lead to it will lead to it will lead to poor fragmentation and a high toe formation ब्रैकेट में लिखिएगा अनब्रोकन रॉक एट द बेंच, या अनब्रोकन रॉक एट द बेस ऑफ द बेंच लिखिए, एट द बेस ऑफ द बेंच, अनब्रोकन रॉक एट द बेस ऑफ द बेंच, ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इफ अ बर्डन इज टू स्मॉल, if a burden is too small, it can cause fly rock, it can cause fly rock, air blast, comma देख लिखिएगा, fly rock, comma air blast, excessive fineness and explosive performance is underrated or waste of energy full stop। पॉइंट क्लियर है? किसी को छूटा? नेक्स्ट लिखिए स्पेसिंग, ठीक है।
इसमें लिखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन adjacent holes in the same row, the distance between adjacent holes in the same row is called as spacing. The distance between adjacent blast holes in the same row is called spacing. Okay. मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस तो हमारा क्या कहला रहा था, बर्डन, है ना, बर्डन। ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, स्पेसिंग, है ना। ये वाला जो डिस्टेंसेस है ये कहलाएगा स्पेसिंग, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस लिखिए स्पेसिंग का। स्पेसिंग क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या सिग्निफिकेंस है स्पेसिंग का, इसको लिखिएगा थोड़ा सा। लिखिए स्पेसिंग कंट्रोल्स the distribution of explosive energy along the length of the free face, full stop. If a spacing is too high, it leads to back break, BACK break, back break, it leads to back break। ब्रैकेट में लिखिएगा इसके बाद unbroken rocks between drill holes, ब्रैकेट क्लोज, comma, while a spacing is too small, it can lead to excessive energy overlap, and a crushed fine muck pile, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर देखिए बहुत ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, रॉक जो है वो इन बिटवीन वाला वो अनब्रोकन रह जाएगा। अगर बहुत कम रखेंगे तो एनर्जी जो है वो दो एक्सप्लोसिव की आपस में ओवरलैप हो जाएगी, तो आपका जो है वो क्या बोलते हैं, रॉक जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाएगा, है ना। जो हमारा स्ट्राटा है वो बहुत जो हमको ग्रेड चाहिए, मतलब जिस साइज का हमें चाहिए उससे ज्यादा फाइन मतलब आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा स्पेसिंग टू बर्डन रेशियो, ठीक है। कितना होना चाहिए आइडियली स्पेसिंग टू बर्डन रेशियो,
चलिए इसमें लिखिएगा दिस रेशियो is a key design parameter. This ratio is a key design parameter typically ranging from 1 to 1.5 depending upon the rock type and desired fragmentation. Full stop. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए होल डायमीटर है ना। होल डायमीटर डेफिनेशन में यही लिख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ ड्रिल होल। ये पॉइंट तो क्लियर ही होगा, है ना। डेफिनेशन में अगर लिखना चाहे तो डायमीटर ऑफ ड्रिल होल, है ना, या बोर होल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज्यादा मैटर करता है ना। इसका सिग्निफिकेंस लिखिएगा, द होल डायमीटर determines the amount of explosive that can be loaded into the drill hole. Amount of explosive that can be loaded into the drill hole. Which in turn influences spacing and burden. Which in turn influences spacing and burden. Full stop. ठीक है, जैसे हमारा होल डायमीटर बढ़ेगा तो वो स्पेसिंग को भी इन्फ्लुएंस करेगा और बर्डन को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा ड्रिल होल का डायमीटर होगा, है ना, उतना ज्यादा स्पेसिंग देना पड़ेगा, उतना ज्यादा बर्डन देना पड़ेगा। जितना कम रखेंगे उसका डायमीटर, उतना कम स्पेसिंग और उतना कम बर्डन। तो ड्रिल होल के डायमीटर से स्पेसिंग और बर्डन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एनीवन, एनी डाउट? ठीक, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखिएगा सिग्निफिकेंस में। पहला पॉइंट जो आपने लिखा वो दूसरा पॉइंट और लिखिए। लार्ज होल डायमीटर्स are used in large scale operations with deeper benches to break a larger volume of rock per hole leading to lower drilling cost। यानी ड्रिलिंग का जो कॉस्ट है उसको बचाने के लिए हम लोग
लार्ज होल डायमीटर्स का यूज करते हैं लार्ज स्केल के ऑपरेशंस में, ठीक है। एनीवन, एनी डाउट? क्या होगा इसके साइड? ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट क्लियर है ना सब लोगों को कि हम लोग लार्ज होल डायमीटर्स का यूज करते हैं जब हम लोग लार्ज स्केल ऑपरेशंस या डीपर बेंचेस जब फॉर्म करते हैं वहां पे, ताकि ड्रिलिंग का कॉस्ट रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा होल डेप्थ, होल डेप्थ, ठीक है, होल डेप्थ, होल डेप्थ है ना। होल डेप्थ में आता है आपका टोटल लेंथ ऑफ ड्रिल होल, टोटल लेंथ ऑफ ड्रिल होल, टोटल लेंथ ऑफ ड्रिल होल है ना, टोटल लेंथ ऑफ ड्रिल होल। तो होल डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है कि आपका जो बेंच हाइट होगा, होल डेप्थ इक्वल टू लिख लीजिए बेंच हाइट प्लस सबग्रेड ड्रिलिंग, ठीक है। बेंच हाइट प्लस सबग्रेड ड्रिलिंग, जितना आपको सबग्रेड ड्रिलिंग करना है और प्लस जो हमारा बेंच हाइट है, इन दोनों का जो सम टोटल आएगा उतना हमको होल का डेप्थ रखना पड़ेगा, ठीक है, टू अवॉइड टो फॉर्मेशंस। पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेंच हाइट, ठीक है, बेंच हाइट। इसमें लिखिएगा द वर्टिकल हाइट of the rock face, the vertical height of the rock face being blasted, the vertical height of the rock face being blasted, the vertical height of the rock face being blasted। जो रॉक फेस हमको ब्लास्ट करना है उसका वर्टिकल हाइट जो भी होगा दैट इज कॉल्ड एज बेंच हाइट। ओके, और इसको थोड़ा फिगर से समझना चाहें तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये केस है, ये वाला जो हाइट है आपका, ये वाला जो हाइट है ना, ये कहलाता है बेंच हाइट, बेंच हाइट, ठीक है। नाउ एनीवन, एनी डाउट? ठीक। अच्छा, बेंच हाइट कैसे सिग्निफिकेंस हो सकता है हमारे ब्लास्टिंग पैरामीटर्स या जो ब्लास्टिंग डिजाइन है, इसके लिए हमने एक पैरामीटर लिखा है बेंच हाइट। तो क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका जो कि हमारा ब्लास्ट डिजाइन को इम्पैक्ट कर सकता है? कैसे, या मतलब कैसे ये बेंच हाइट जो है हमारे ब्लास्टिंग पैटर्न को या ब्लास्ट डिजाइन को इम्पैक्ट कर सकता है? एनी आइडिया? हेलो,
क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है मुझे बताइए। क्लियर है। सूर्यांश तुमको बेंच हाइट कैसे हमारे ब्लास्टिंग पैटर्न का जो वो है, ब्लास्टिंग पैटर्न को कैसे इंपैक्ट कर सकता है? पैटर्न को या ब्लास्टिंग को? ब्लास्टिंग को मान लीजिए, चलिए पैटर्न हटा। ब्लास्टिंग का जो डिजाइन है, जो हम लोग ब्लास्टिंग करना चाह रहे हैं, उसमें बेंच हाइट क्या चेंजेस ला सकता है? अगर मान लो बेंच हाइट कम हुआ तो क्या चेंजेस होंगे, बेंच हाइट ज्यादा हुआ तो क्या चेंजेस होंगे? यानी ये जो ब्लास्टिंग हम लोग करना चाह रहे हैं माइंड में, जिसके थ्रू प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें बेंच हाइट का क्या रोल कर रहा है, ये क्वेश्चन है। अभी क्लियर है सूर्यांश? फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसको, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। बर्डन बेंच हाइट बर्डन को डिसाइड करेगा? नहीं, ये थोड़ा टफ है, बिकॉज कि बेंच हाइट देखो, ये वाला हाइट है, बर्डन क्या है, ये मान लो अगर फ्री फेस है, यहाँ से यहाँ पे जो पहला वाला ड्रिल होल होगा उसका डिस्टेंस है, यहाँ से फर्स्ट वाले ड्रिल होल का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बर्डन। तो बर्डन को डिसाइड कर पाएगा बेंच हाइट, ये थोड़ा टफ है। अच्छा, थोड़ा मैं ही इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बताओ, हम लोग जब अपनी माइंड डिजाइन करेंगे तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो मशीनरी चूज करने के लिए रहेगा वो क्या होना चाहिए? मशीनरी को ऊपर से नीचे लेके जाना है, या मशीनरी जो क्या बोलते हैं आपका जो फिलर्स वगैरह यूज करेंगे, है ना, जो हॉलर्स वगैरह यूज करेंगे आप लोग, है ना, जो मशीनरी डंपिंग के लिए यूज होगी, तो उसका बूम एंगल, उसका बूम साइज और ये सारी चीजें आप किस बेस पे डिसाइड करते हैं? बेंच हाइट पे ना। तो एक्चुअली में बेंच हाइट ना पूरा माइंड प्लानिंग को ही ओरिएंटेट करता है ना। अभी आपने पूछी, आपको बोले ब्लास्टिंग में, तो मैं नहीं बोली ये सब पॉइंट्स। ओके, सॉरी, माय बैड, तो मैं नहीं समझा पाया था आपको क्वेश्चन ठीक से, बट हाँ अब समझ। आपने तो कहा था कि ब्लास्टिंग पैरामीटर या ब्लास्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ, मेरी गलती है, मैं नहीं समझा पाया था आपको क्वेश्चन, तो माय बैड, अपोलोजाइज। तो अभी क्लियर है क्या पॉइंट कि बेंच हाइट का रोल का क्या है? मतलब बेंच हाइट एक्चुअल में आपकी पूरी माइंड की प्लानिंग को ही डिसाइड करता है कि आप कौन सा मशीनरी यूज करेंगे। अगर अच्छा, एक आपने टर्म सुना होगा ब्लास्टिंग, है ना, ब्लास्टिंग, और दूसरा सुना होगा डीप होल ब्लास्टिंग। डीप होल ब्लास्टिंग, क्या अंतर होता है दोनों में? एनीवन, एनी आइडिया? ये ब्लास्टिंग और डीप होल ब्लास्टिंग में क्या अंतर होता है? किसी को कोई जानकारी है इसके बारे में? ब्लास्टिंग मतलब नॉर्मल बेंच हाइट पे अपन करते हैं, और डीप होल ब्लास्टिंग मतलब बेंच हाइट से एक्स्ट्रा, मतलब सब ग्रेड ड्रिलिंग करके जब करते हैं। सब ग्रेड ड्रिलिंग या 3 मीटर से ज्यादा वाला क्राइटेरिया कौन सा होता है? हाँ, वही डीप होल ब्लास्टिंग। कि मतलब अगर आपका बेंच हाइट नॉर्मल 3 मीटर के आसपास चल रहा है तो आप उसको नॉर्मल ब्लास्टिंग बोलेंगे। जब आपका बेंच हाइट 3 मीटर से ज्यादा चल रहा है तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? डीप होल ब्लास्टिंग। तो हम कौन सा नॉर्मल ब्लास्टिंग परफॉर्म करेंगे या डीप होल ब्लास्टिंग परफॉर्म करेंगे, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? बेंच हाइट, है ना। समझ पा रहे हैं? माइंड में कौन सा मशीनरी यूज होगा वो डिसाइड कर रहा है बेंच हाइट। स्लोप क्या होगा, जो हमारा रोडवे होगा, है ना, उसका स्लोप क्या होगा, बिकॉज कि अगर बेंच हाइट ज्यादा है तो हमें स्लोप भी थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना। मतलब जैसे स्लोप हमारा रेंज करता है ना 1/6 से 1/6 से 1/18 तक, है ना, 1/6 से 1/18 या 1/16, थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो रहा है। लेंथ ना ज्यादा होगी। हाँ, मतलब स्लोपिंग रोडवे का जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा, बट स्लोप भी चेंज कर सकता है। जैसे जो हमारा नॉर्मल स्लोप होता है तो 1/6 से 1/18 अरेंज करता है शायद, या 1/16 तक रेंज करता है ना, 18 ही है शायद। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल हम लोग को बेंच हाइट हमारा कम है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग स्लोप थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, 1/10 1/12 के आसपास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा अगर बेंच हाइट थोड़ा ज्यादा होता जाएगा तो फिर हमको स्लोप जो है वो थोड़ा घटाना पड़ेगा, और उसका
या तो फिर ट्रैवलिंग रोडवे का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, दो में से एक चीज कुछ करना पड़ेगा, या तो आप स्लोप घटाइए या फिर आप ट्रैवलिंग रोडवे का लेंथ बढ़ाइए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ। तो ये इंपैक्ट है बेंच हाइट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस लिखिए थोड़ा सा बेंच हाइट का। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? हेलो, कोई डाउट नहीं। ठीक। इसमें लिखिएगा बेंच हाइट इज अ की फैक्टर, बेंच हाइट इज अ की फैक्टर, bench height is a key factor in overall mine planning, in overall mine planning, in overall mine planning. It determines the nature of blasting in mines, it determines the nature of blasting in mines, comma the machinery used in mines, the nature of blasting in mines, comma the machinery used in mines, comma length of sloping roadway, length of sloping roadway, length of sloping roadway, comma gradient of sloping roadway, gradient of sloping roadway, gradient of sloping roadway, etc, etc, full stop। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन इन डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए सब ड्रिलिंग या सब ग्रेड ड्रिलिंग, सब ड्रिलिंग स्लैश सब ग्रेड ड्रिलिंग, सब ड्रिलिंग स्लैश सब ग्रेड ड्रिलिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग को बताना रह गया था कि बेंच हाइट को ना बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना होता है, कहीं फॉर्मूला में लिखा होगा ना, बेंच हाइट को ऐसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे तो आप लोग ब्रैकेट में से लिख लीजिए, जहां बेंच हाइट लिखे होंगे उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक है। हाँ। लेकिन एक मिनट, बेंच हाइट को अगर बी से रिप्रेजेंट करें बर्डन से, उसको एच लिखिए, सॉरी बेंच हाइट को एच लिखिए, बर्डन को बी लिखिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था ना। देखिए आपने सबसे फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है बर्डन का ना, बर्डन को लिखिए कैपिटल बी, उसके बाद क्या लिखा है स्पेसिंग, है ना, स्पेसिंग को लिखिए कैपिटल एस, कैपिटल एस, उसके बाद क्या लिखा था होल डायमीटर, उसको लिखिए स्मॉल डी, उसके बाद क्या था होल डेप्थ, है ना, उसको लिखिए कैपिटल एल, और उसके बाद है बेंच हाइट, बेंच हाइट को लिखिए कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, है ना। देन आफ्टर अब लिखने वाले हैं सब ड्रिलिंग या सब ग्रेड ड्रिलिंग, तो इसको लिखिएगा कैपिटल जे, कैपिटल जे, ये रिप्रेजेंटेशन है ना। और फॉर्मूला कहीं पे आता है, मैं भी इस टाइप में लिखा रहा था, आपको कंफ्यूज हो गई है ना। इसको लिखिए कैपिटल जे। सब ग्रेड ड्रिलिंग का वो लिखिए डेफिनेशन, द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द ब्लास्ट होल, the extra length of the blast hole, the extra length of the blast hole drilled below the bench height, drilled below the bench height, drilled below the bench height, यानी बेंच हाइट के बाद जो भी हम लोग एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सब ग्रेड ड्रिलिंग, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये लिखिएगा, सिग्निफिकेंस क्या है इसमें लिखिएगा सब ग्रेड ड्रिलिंग एंश्योर्स, सब ग्रेड ड्रिलिंग एंश्योर्स
subgrade drilling ensures that the explosive energy is concentrated at subgrade drilling ensures that the explosive energy is concentrated at the bottom of the hole at the bottom of the hole preventing the formation of an unfragmented toe TOE वाला ना, preventing the formation of unfragmented toe which is difficult and expensive to remove. ठीक है, फुल स्टॉप। जो हमारा जनरल रूल चलता है जो बर्डन के लिए या सबग्रेड ड्रिलिंग के लिए, वो क्या है? सबग्रेड ड्रिलिंग J इज इक्वल टू 10% ऑफ bench height क्या चलता है? 10% ऑफ बेंच हाइट। जो भी बेंच हाइट होगा उसका 10% हम लोग एडिशनल ड्रिल होल करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सबग्रेड ड्रिलिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन एनी डाउट? ठीक है, उससे कम ज्यादा नहीं करते 10% से? नहीं, इन जनरल रूल यही है 10%। मतलब देखिए, रूल इन जनरल ये है कि इससे ना मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो प्रूवन रिजल्ट्स हैं। अब तक जो हमने स्टडी किया है, मतलब अब तक जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आया है वो 10% के आसपास में है कि अगर 10% तक किया है तो टो फॉर्मेशंस नहीं होते हैं वहाँ पे। अगर हाँ किसी माइंस में ऐसा हो रहा है कि 10% पे टो फॉर्मेशंस हो रहे हैं, फिर हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा करेंगे। अगर किसी माइंस में ऐसा हो रहा है कि तो 10% पे जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जा रहा है, आपका बेंच हाइट से थोड़ा नीचे चला जा रहा है, तो हम लोग उस पर फिर रिड्यूस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे है ना, बट इन जनरल जो है वो 10% का रूल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए स्टेमिंग लेंथ। इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। ठीक है, कैपिटल T। इसमें लिखिएगा द लेंथ ऑफ इनर्ट मटेरियल फॉर एग्जाम्पल ड्रिल कटिंग्स, crushed stones, etc. Loaded on top of the explosive column. फुल स्टॉप। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को स्टेमिंग लेंथ में? नहीं। इसका सिग्निफिकेंस लिखिएगा। स्टेमिंग confines
stemming confines the explosive gases, stemming confines the explosive gases, the explosive gases within the borehole, within the borehole, within the borehole long enough, long enough, long enough for them, long enough for them to do the work of, to do the work of fracturing, to do the work of fracturing and moving the rock, and moving the rock, moving the rock, full stop। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट पॉइंट लिखा। देखिए स्टेमिंग का काम क्या होता है एक्चुअल में, कि जो हमने एक्सप्लोसिव भरा है ना, तो वो जो हमारा ड्रिल होल का माउथ है वहां से बाहर ना आए, है ना। मतलब पता चले हमने कि एक्सप्लोसिव तो लगा दिया है ना, अब वो जो हमारा ड्रिल होल का माउथ है वहीं से बाहर आ जा रहा है, मतलब एक्सप्लोसिव एनर्जी जो है वो यूज नहीं हो रही किसको, हमारे रॉक को फ्रैक्चर या ब्रेक करने में, है ना। देन हमारा एक्सप्लोसिव वेस्ट हो गया। तो फॉर दैट पर्पस हम उसको पैक करने के लिए क्या करते हैं कि एक्सप्लोसिव जो है पैक रहे, वो अपना एनर्जी का यूटिलाइज करे टू ब्रेक द रॉक, है ना। हम लोग वहां पे क्या करते हैं, स्टेमिंग करते हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक, फुल स्टॉप देख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। इनसफिशिएंट स्टेमिंग, इनसफिशिएंट स्टेमिंग, इनसफिशिएंट स्टेमिंग, insufficient stemming results into a blown out shot, a blown out shot, a blown out shot leading to fly rock, leading to fly rock and poor fragmentation, leading to fly rock and poor fragmentation, leading to fly rock and poor fragmentation। ठीक है। तो जो हमारा स्टेमिंग का जो लेंथ होता है ना, दैट इज इक्वल टू, ये भी जनरल रूल ही है, सब कंफर्म नहीं है कि यही लेके चलेंगे, बट स्टेमिंग रूल जो है वो यही है कि 65 to 70% ऑफ बेंच हाइट, बेंच हाइट में उसको ड्रिल होल लो। ड्रिल होल का लेंथ हमने कितना लिखा था, एल लिखा था ना, तो ड्रिल होल का जो भी लेंथ होगा उसका 65 to 70%। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्या? ये कुछ ज्यादा नहीं है, 65 to 70%। ज्यादा है क्यों? स्टेमिंग लेंथ क्यों, वही तो जानना चाह रहा हूँ। ज्यादा कन्फाइन नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, देखिए 35 to 30% हमारा क्या रहेगा, एक्सप्लोसिव रहेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल कंसीडर करता हूं कि 10 मीटर का हमारा ड्रिल होल है ना, 10 मीटर का ड्रिल होल है, तो उसमें 3 मीटर के आसपास, 3 से 3.5 मीटर के आसपास क्या रहेगा, एक्सप्लोसिव रहेगा। बाकी 6.5 to 7 मीटर हमारा स्टेमिंग रहेगा। तो यही तो होता ही है। और अगर हाँ मतलब ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, ठीक, कोई वो नहीं है, बिकॉज कि अगर एक बार अगर हमने क्या होता है कि मान लीजिए अगर 10 मीटर का मेरा बेंच हाइट है ना, 10 मीटर का बेंच हाइट है तो 3-3.5 मीटर आएगा, बट अभी मैं तो एक 10% का एक्स्ट्रा वो भी लूंगा ना, सबग्रेड भी, तो वहां पे
लेंथ कितना हो गया 11 मीटर, है ना। अब 11 मीटर में से लगभग 4 मीटर के आसपास वो पहुंच जाएगा आपका। अगर 35% भी लिख देंगे तो ऑलमोस्ट 4 मीटर के आसपास आपको एक्सप्लोसिव भरना पड़ेगा, है ना। तो इतना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव ठीक ठाक अमाउंट होता है, बिकॉज अगर इससे आप थोड़ा कम स्ट्रिंगिंग करेंगे तो फिर ब्लोन आउट शॉट का आपका चांसेस बढ़ा देगा। पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ। तो 65 to 70% इन जनरल लेके चलते हैं, बाकी जो आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन रहेगा आप उसको यूज करिएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिजल्ट्स जो हमारे पास हैं उन पे बात हो रही है। चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट लिखिए पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर क्या होता है सूर्यांश? हेलो, क्या होता है पाउडर फैक्टर? बताइए। per unit volume. Amount of explosive Unit volume. amount of explosive per unit volume। नहीं यार, कुछ थोड़ा सा इसमें मिस लग रहा है। ये तो चार्ज फैक्टर होता है ना शायद। हाँ, वही मेरे को भी लग रहा था, बोले कुछ तो है इसमें थोड़ा सा मिसिंग टाइप का लग रहा है। टन पर केजी होता है शायद पाउडर फैक्टर। टन पर केजी होता है या फिर केजी पर टन होता है, दोनों होता है वो। अरे केजी पर टन होता है तो चार्ज फैक्टर बोलते हैं उसको। Weight of explosive per unit volume. वेट ऑफ एक्सप्लोसिव पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नहीं, चार्ज फैक्टर जो आप बोल रहे हैं ना मैडम, वो मीटर पर उसमें होता है क्या? मेरे हिसाब से पाउडर फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है। पाउडर फैक्टर का रेसिप्रोकल, बट इसमें जो वो रहता है ना, आप देखें गेट में भी कई बार ऐसा है, टन पर केजी, केजी पर टन, दोनों डिफाइंड है, दोनों को पाउडर फैक्टर ही बोलते हैं। चार्ज फैक्टर में कुछ उसका ड्रिल होल का लेंथ से रिलेशन है, तो जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। बट हाँ, मतलब यही है कि पाउडर फैक्टर जो हम लोग इन जनरल डिफाइन करते हैं, वो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड टू ब्रेक द वॉल्यूम ऑफ रॉक, है ना। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड टू ब्रेक द वॉल्यूम ऑफ रॉक या फिर वेट ऑफ रॉक, तो टन पर केजी ये वाला कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, है ना। 1 टन के लिए, 1 टन अगर हमको रॉक ब्रेक करना है, कितने केजी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, ये कह रहा था पाउडर फैक्टर, है ना। हालांकि डिफाइन ये वाला भी है, बट फॉर्मूलाज में ये अपन देखेंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज में ऐसा हुआ है 2-3 बार, तो देखेंगे। एक बार मैं कंफर्म भी कर लूंगा चार्ज फैक्टर क्या होता है। लिखिएगा इसमें द रेशियो ऑफ पाउडर फैक्टर में लिखिएगा द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एक्सप्लोसिव, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड टू break 1 ton of rock, 1 ton of rock, full stop।
उसके बाद लिखिएगा इट इज मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ ब्लास्टिंग एफिशिएंसी, इट इज अ मेजर ऑफ ब्लास्टिंग एफिशिएंसी, इट इज अ मेजर ऑफ ब्लास्टिंग एफिशिएंसी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है सिग्निफिकेंस, इसको बताइए थोड़ा सा। अगर पाउडर फैक्टर ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब क्या होगा, पाउडर फैक्टर कम आ रहा है उसका मतलब क्या होगा। फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड है डायरेक्टली। बताइए। पाउडर फैक्टर मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है तो पाउडर फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन गुड होगा। फ्रेगमेंटेशन गुड होगा। और पाउडर फैक्टर कम आ रहा है तो कम, पाउडर फैक्टर कम आ रहा है तो फ्रेगमेंटेशन छोटा छोटा होगा। दोनों केस में आप वही बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन गुड होगा। अरे गुड नहीं, छोटा होगा, मतलब क्या बोलूं, फ्रेगमेंटेशन का साइज जो है वो छोटा होगा। हाँ, एक मिनट रुका, तो नहीं बोल दिया मैंने। सोच लीजिए एक बार थोड़ा सा, टेक योर टाइम। ज्यादा और कम के केस बताना है ना, पाउडर फैक्टर। अच्छा मान देखते हैं, चलिए मान लीजिए आपका, अब यहाँ पे ना एक्सप्लोजिव फिक्स करते हैं, 1 kg एक्सप्लोजिव है, ठीक है। 1 kg एक्सप्लोजिव एक बार में, मान फॉर एग्जांपल 2 टन रॉक को ब्लास्ट करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन इस केस को मानते हैं हाई है, ठीक। एक दूसरा केस लेते हैं, 1 kg एक्सप्लोजिव जो है वो 0.5 टन रॉक को ब्लास्ट करा रहा है, अब इसको अपन बोलते हैं लो है। चलिए अब बताइए, सूर्यांश आप भी ट्राई करिए, क्या सिग्निफिकेंस है इन दोनों केसेस में। और इंक्रीज होगा तो स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट होगा। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 kg जो है वो 2 टन को ब्लास्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 kg 0.5 टन को ब्लास्ट कर रहा है। मैंने इस वाले को लो बोला है, इस वाले को हाई बोला है, ठीक है। अब आप लोग डिसाइड करिए कि हाई मतलब फ्रेगमेंटेशन अच्छा कहाँ पे होगा, फ्रेगमेंटेशन खराब कहाँ पे होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, ये क्वेश्चन आप ही ऊपर है। अब चलिए एक मिनट, मेरी साइड वॉइस ब्रेक हो गई थी, क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि आपको डिसाइड करना है कि क्या हो रहा है। 1 kg अगर एक्सप्लोसिव 2 टन को ब्लास्ट करा रहा है तो मैंने इसको हाई बोला हुआ है कि यहाँ पे पाउडर फैक्टर हाई है, और 1 kg एक्सप्लोसिव 0.5 टन रॉक को ब्रेक करा रहा है तो मैंने इसको लो बोला हुआ है। अब फ्रेगमेंटेशन आप लोग को डिसाइड करना है, कहाँ पे अच्छा होगा कहाँ पे खराब होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड। बताइए कहाँ पे फ्रेगमेंटेशन अच्छा हो, कहाँ पे खराब हो। हेलो, कंफ्यूजन हो रही है, मैं बोल रही हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है सूर्यांश, कहाँ फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा कहाँ पे खराब होगा ये बताओ। 2 केस आपके सामने लिखे हैं,
हाई वाले में हमको बड़े साइज के लम्स मिलेंगे और लो वाले में हमको स्मॉल साइज के लम्स मिलेंगे। एक्चुअली आप लोग ना कंफ्यूज यहीं पे हो गए हैं, डिसाइड अब ठीक है छोड़ो। सूर्यांश तुम बताओ, तुम फाइनल आंसर करो अपना, क्या फाइनल है? उनका तो गलत हो गया देखो। उल्टा कर दो। कुछ नहीं डॉक्टर नहीं। सूर्यांश बताओ आंसर। 0.5 में अच्छा होगा। 0.5 में फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा ऐसा बोल रहे हो? नहीं, एक्चुअल में ना ये वाला ही खराब है, ध्यान समझना। बिकॉज मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या सेट कर, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लोसिव को सेट किया था ना, अब मैं इन्हीं वाले के लिए थोड़ा सा उसको सेट करता हूँ, रॉक मास को। 1 टन रॉक के लिए मेरे को ये वाला ना 0.5 kg ही लगेगा, 0.5 kg है ना। और यहाँ पे 1 टन के लिए ये वाला कितना लगेगा? 2 kg। 1 टन के लिए 2 kg लगेगा, है ना। मेरा ये वाला एक्सप्लोसिव अच्छा है, जो फर्स्ट वाला है ना, जहाँ पे मैंने ये हाई लिखा हुआ है वहाँ पे मेरा फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा, है ना। बिकॉज कि अगर मैंने उसको फिक्स 1 टन को फिक्स कर दिया है ना, 1 टन एक्सप्लोसिव के लिए मैं 1 kg वो यूज करूंगा, तो यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स आएंगे मेरे पास, है ना। और 1 टन के लिए 2 kg यूज करना है ना। तो मान लो मैं 1 टन एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कराने के लिए, है ना, इसमें 2 kg यूज करना पड़ेगा, बट अगर 1 ही kg यूज करूंगा तो यहाँ पे लार्ज साइज के लम्प्स आएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? देखो मैंने क्या बोला, गिवन क्या था, 1 kg के लिए 2 टन, है ना। तो यहाँ पे मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी रॉक सेट कर रहा हूँ, मेरे को 1 kg 1 टन, है ना। तो फाइन पार्टिकल्स आएंगे, बिकॉज कि वो 2 टन को एक्सप्लोड करा सकता है, तो जब 1 ही टन को उसको एक्सप्लोड कराना है तो जो आपका पार्टिकल्स होगा वो फाइन आएगा, है ना, छोटे छोटे आएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? अब ये वाला क्या है, ये 1 kg 0.5 टन को ही करा रहा है, मैंने उसके ऊपर थोड़ा और प्रेशर बढ़ा के बोले नहीं भाई तू 0.5 को नहीं 1 टन को पूरा पूरा ब्लास्ट करा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो लार्ज साइज के होंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए इसका सिग्निफिकेंस लिखिएगा। अ हाई पाउडर फैक्टर मींस, अ हाई पाउडर फैक्टर मींस, a high powder factor means more explosive is being used more explosive is being used per unit volume of rock is being used per unit volume of rock। ब्रैकेट में लिखिएगा potentially leading to excessive fineness and high cost, excessive fineness and high cost, full stop, ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट क्लोज करके फुल स्टॉप दीजिएगा। excessive fineness and high cost, while a low फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा while a low powder factor may indicate insufficient energy for fragmentation, energy for fragmentation, ठीक है। insufficient energy for fragmentation, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? चलें आगे।
हाँ ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग क्लास। थैंक यू।